हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। अगस्त 2021 रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़ के सीरीज़ में ये मेरा फोर्थ वीक मतलब लास्ट वीक का वीडियो है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सारे न्यूज़ को कवर करेगा। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट, तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन TSERC अप्रूव्ड पावर सेल एग्रीमेंट्स डेटेड 18 जून 2016 between DISCOMs and NTPC for 400 megawatt of solar power bundled with thermal under phase 2 tranche 1 of the national solar mission for 25 years. The commission approved the tariff of 5.19 per unit for 50 megawatt under the domestic content requirement category and 4.66 per unit for the 350 megawatt under the open category. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दूँ। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम थी फेज 2 बैच 2 में बंडलिंग स्कीम, जिसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NTPC था। इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो NTPC के जो थर्मल पावर स्टेशन थे जिनका PPA 25 ईयर से ज़्यादा हो गया था, उसकी पावर प्लस सोलर पावर को बंडल करके डिस्कॉम को देना था। इसमें NTPC स्टेट स्पेसिफिक टेंडर्स निकालता था। स्टेट से जो रिक्वायरमेंट आती थी उसके बेसिस पे NTPC टेंडर निकालता था। तो इसी बेसिस पर तेलंगाना में उसने 400 मेगावाट का टेंडर निकाला था। और जो 400 मेगावाट का टेंडर बेसिकली दो कैटेगरी में था, 350 मेगावाट ओपन कैटेगरी में था और 50 मेगावाट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट कैटेगरी में था। जो पावर बंडल्ड होती थी दैट इज़ 2:1 रेशियो, मतलब 2 मेगावाट सोलर पावर और 1 मेगावाट थर्मल पावर उसमें बंडल करके ये पावर दी जाती थी। तो ये उसी स्कीम के अंतर्गत है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो PSA साइन हुआ है, पावर सेल एग्रीमेंट, बेसिकली 2016 में हुआ और अब जाकर अप्रूव्ड हुआ है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन TNERC हैज़ इशूड न्यू गाइडलाइंस एंड ए कंसल्टेटिव पेपर ऑन जेनेरिक टैरिफ ऑर्डर फॉर ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर फोटोवोल्टेइक एनर्जी जेनेटिक सिस्टम। और इसमें ये जो बेसिकली गाइडलाइंस निकला इसमें जो जेनेरिक टैरिफ प्रपोज किया है रूफटॉप अप टू 10 किलोवाट के लिए, डेट इज़ 3.99 पर यूनिट। और आजकल देख रहे हैं कि और भी जो कर्नाटका रेगुलेटर्स और भी जो रेगुलेटर्स हैं, जो जेनेरिक टैरिफ जो रूफटॉप के लिए अप्रूव्ड हो रहा है स्लाइटली पिछले साल से हायर है, क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं। एक तो सोलर पैनल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, जो बैलेंस ऑफ सिस्टम उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। इस वजह से जो इवन MNRE ने 2022-23 के लिए 2021-22 के लिए जो बेंचमार्क कॉस्ट सोलर रूफटॉप के लिए जो इशू किया है वो भी पिछले साल से ज़्यादा है। और अगर हम रूफटॉप की बात करते हैं एज पर तमिलनाडु सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019, तो इसमें जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2023 तक का 3600 मेगावाट का सेटअप करने का टारगेट है अंडर रूफटॉप कैटेगरी। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL हैज इशूड ए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT टू सप्लाई 2 lakhs monocrystalline or multicrystalline silicon solar cell of 4.7 watt. The quantity of the cells may be increased or decreased as per the REIL's requirement. The last date of submitting bids is 27 अगस्त 2021 और टेंडर जो है बेसिकली नेक्स्ट डे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल इंटेंस टू टेक द एक्विजिशन रूट टू स्केल अप इट्स RE पोर्टफोलियो एज इट प्लान्स टू वेंचर बियॉन्ड नेचुरल गैस। बेसिकली अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं RE के फील्ड में आ रही हैं और गेल जो है बेसिकली स्पेसिफिकली ये इसका जो डोमेन था ये गैस पाइपलाइन और गैस वाली फील्ड्स में था, लेकिन अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बिग वे में इंटर करना चाहता है। और अभी आज की डेट में जो इसका पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी का वो है 130 मेगावाट का, लेकिन अब इसके बियॉन्ड वो जाना चाहता है। और इसके लिए दो रूट है, या तो एक नॉर्मल तरीके से जो प्रोजेक्ट मतलब कहीं किसी बिडिंग से पार्टिसिपेट करे, प्रोजेक्ट अवार्ड हो और उसको सेटअप करें। दूसरा ये है कि एक्विजिशन रूट, जिसको नॉन ऑर्गेनिक रूट बोलते हैं, एक्विजिशन और मर्जर एक्विजिशन के रूट के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाए। तो इसी के रिस्पेक्ट में जो वहाँ के CMD जो है मनोज जैन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि गेल हैज़ बीन स्काउटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप द RE पोर्टफोलियो फ्रॉम द करेंट 130 मेगावाट थ्रू द बिडिंग एंड अदर इनऑर्गेनिक रूट सच एज द मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट है NTPC, NLC इंडिया, आयाना एंड एज्योर पावर विनर्स इन सेकीज 1.2 गीगावाट विंड सोलर हाइब्रिड ऑक्शन। तो सेकी का जो 1.2 गीगावाट का अभी रिसेंटली विंड सोलर विंड हाइब्रिड में ऑक्शन हुआ था, जिसमें कि जो 4 कंपनियां हैं इनको प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। और अगर हम लोग टैरिफ की बात करें तो टैरिफ बहुत ही कम्पिटेटिव टैरिफ है। अगर सोलर विंड हाइब्रिड की बात करते हैं, जो टैरिफ जो लोवेस्ट टैरिफ था इसमें 2.34 पर यूनिट था और जो हाईएस्ट टैरिफ पर 2.35 मतलब 2.34 से 2.35 का टैरिफ था,
जिसमें एनटीपीसी को 450 मेगावाट मिला और आयाना रिन्यूअल्स को 450 मेगावाट मिला, एनएलसी इंडिया का 150 मेगावाट और एज्योर पावर का 150 मेगावाट, टोटल 1200 मेगावाट। और जो सोलर विंड हाइब्रिड जो हम बात करते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर विंड हाइब्रिड की एक पॉलिसी इशूज़ की थी। उसमें ये होता है कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो है एटलीस्ट दूसरी टेक्नोलॉजी का 25% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 100 मेगावाट ऑफ सोलर लगा रहे हो तो 25 मेगावाट विंड होना चाहिए, या 100 मेगावाट ऑफ विंड लगा रहे हो तो 25 मेगावाट सोलर होना चाहिए। तो एटलीस्ट 25% कंपोनेंट होना चाहिए, सो दैट कि सोलर विंड हाइब्रिड का ये जो क्राइटेरिया इसको मीट कर सकें। नेक्स्ट है रम्स लिमिटेड अवार्ड्स सब स्टेशन वर्क फॉर 1500 मेगावाट सोलर पार्क टू मेसर्स अशोका बिल्डकॉम। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज 186 करोड़। रम्स जो बेसिकली क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और सेकी का जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि मध्य प्रदेश में सोलर पार्क डेवलप करती है। अभी रम्स ने रिसेंटली 3 टेंडर निकाले थे, नीमच, आगर एंड शाहजहाँपुर, जो कि तीनों की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 1500 मेगावाट थी, और ये सोलर पार्क डेवलप कर रहा है और यहीं पर प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो उस सोलर पार्क के डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है पूलिंग सब स्टेशन, उसके लिए रम्स ने टेंडर निकाला था, जिसको कि अशोक बिल्डकॉन को मिला है। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ट्रेडेड 2744 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इट्स फर्स्ट ईयर। और जो टोटल ट्रेड हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसमें जो सोलर कंपोनेंट है डेट इज़ द 1267 मिलियन यूनिट्स, एंड जो नॉन सोलर कंपोनेंट है, नॉन सोलर कंपोनेंट में मेजॉरिटी इज़ द विंड, डेट इज़ द 1477 मिलियन यूनिट्स। नेक्स्ट है एनटीपीसी हैज कमीशनड ए 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स ऑन द रिजर्वायर ऑफ इट्स सीमाद्री थर्मल स्टेशन इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। द फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन इज स्प्रेड ओवर 75 एकर्स। और जो ये एनटीपीसी ने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है फ्लोटिंग सोलर का 25 मेगावाट का, ये अब तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है। इससे पहले 14 मेगावाट का एक प्राइवेट कंपनी ने अपने कैप्टिव मोड के लिए तमिलनाडु में सेटअप किया था, जिसको स्टील एंड टियर ने सेटअप किया था। तो वो अभी तक क्लेम करता है कि सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन अब ये 25 मेगावाट का सेटअप होता है, ये अब तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा एनटीपीसी और भी जगह फ्लोटिंग सोलर में प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। केरला में कायाकुलम में कर रहा है और रामागुंडम में कर रहा है। रामागुंडम का प्लांट जो है एनटीपीसी का 100 मेगावाट एसी का प्लांट है। अगर वो सेटअप हो जाएगा तो अब तक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट हो जाएगा। इसके अलावा सेकी ने 150 मेगावाट का रिहंद डैम जो कि यूपी में, उसके लिए टेंडर निकाला था, और उसमें जो 100 मेगावाट है रिनू को मिला था और 50 मेगावाट जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन को मिला था। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लग रहे हैं। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग सोलर भी काफ़ी बिग वे में आ रहा है और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स थ्रू हिज क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ब्रेक थ्रू एनर्जी विल इन्फ्यूज $1.5 बिलियन into a joint venture with the Department of Energy to accelerate the development of clean energy technology, according to CNN report। आप इस न्यूज़ से समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो हैं, जो टॉप जो हैं, अब यहाँ पे इंडिया में देखिए मुकेश अंबानी और यूएस में बिल गेट्स, वो भी अब रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बिग वे में आ रहे हैं। नेक्स्ट है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द सप्लाई ऑफ 1.513 मिलियन मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स with a wattage output of 4.67 watt peak। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें सेल्स की, तो द सेल्स शुड बी द 5 बस बार इन लेंथ एंड 157 प्लस माइनस 0.5 इंटू 157 प्लस माइनस 0.5 इन डायमेंशन, ये होना चाहिए। और थिकनेस जो सेल का है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 200 प्लस माइनस 20 माइक्रॉन्स। और जो डायगोनल वेरिएशन है जो सोलर सेल्स में, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.5 mm। और इसके लिए जो टेंडर निकाला है BHEL ने, इसकी जो लास्ट डेट है बिड सबमिशन की, दैट इज द 31 अगस्त 2021। नेक्स्ट है MSEDCL महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, MSEDCL हैज इशूड RFS टू प्रोक्योर 500 मेगावाट विंड पावर फ्रॉम इंट्रा स्टेट विंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड 300 megawatt wind power projects from grid connected new interstate and interstate wind projects to fulfill its non-solar RPO and meets its future power requirement। और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, बेसिकली अगर RPO कंप्लायंस की बात करते हैं तो दो होते हैं RPO कंप्लायंस में, एक होता है सोलर RPO कंप्लायंस, एक होता है नॉन सोलर RPO कंप्लायंस। तो नॉन सोलर RPO कंप्लायंस में जो मेजॉरिटी होता है दैट इज़ द विंड,
उस आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए एमएसडीसीएल ने ये टेंडर निकाला 800 मेगावाट का विंड से परचेज करने के लिए, पावर परचेज करने के लिए, जिसमें कि उसमें 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया। 500 मेगावाट इज द इंट्रा स्टेट, मतलब जो स्टेट्स में विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे प्रोक्योर करेगा, और 300 मेगावाट इज ऑप्शन, मतलब ऑप्शनल है, ये इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। CERC, Central Electricity Regulatory Commission, in recent order has reiterated SECI's proposal for a 10.41% discount rate on annuity payment towards the additional expenses incurred by solar project developers on account of change in law event। अगर हम चेंज इन लॉ की बात करते हैं तो अभी मेजॉरिटी 2 ही कंपोनेंट आते हैं चेंज इन लॉ में, जो जिसके लिए जो डेवलपर्स हैं वो रेगुलेटर के पास अप्रोच कर रहे हैं। वो है जो GST इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसको चेंज इन लॉ में जितने रेगुलेटर्स हैं उसको कंसीडर किया हुआ है। सेकंड जो है सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस होने से उस पर जो डेवलपर्स की जो कॉस्टिंग थी बढ़ गई थी, तो इसको भी चेंज इन लॉ में कंसीडर किया गया था। तो जो कॉस्ट बढ़ गया था, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया था ड्यू टू GST एंड ड्यू टू द सेफ गार्ड ड्यूटी, उसको रिकवरी करने के लिए डेवलपर्स ने दे अप्रोच टू द CERC एंड SERC जो रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर हैं, और जो रेगुलेटर हैं उन्होंने इसको कंसिडर भी कर लिया था। अब पैसे की रिकवरी की बात हुई थी, तो उसके लिए क्या डिवाइस किया जाए, तो उसको एनुअटी बेसिस पर, मंथली बेसिस पर डिस्कॉम जो है पेमेंट करेगा। अगर सेकी है, NTPC जो भी इंटरमीडिएट एजेंसी है, या डायरेक्ट अगर डेवलपर के साथ इसका PPA साइन हुआ है तो उस बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। लेकिन उसको उसके लिए जो डिस्काउंट रेट के फैक्टर के लिए जो फार्मूला डिवाइज होना था, उसके लिए सेकी ने प्रपोज किया था 10.41%, जिसके लिए CERC ने इसको मान लिया है। डेवलपर्स ने इससे ज़्यादा प्रपोज किया था। डेवलपर्स के पास एक्चुअली जो क्राइटेरिया था प्रोड्यूस करने का, वो डिस्काउंट फैक्टर उन्होंने ये कंसीडर किया था कि 70% इज द डेप्ट, 30% इक्विटी, उस बेसिस पर उन्होंने प्रपोज किया था, और वो जबकि ज़्यादा था, डेट इज़ अराउंड 14% के आसपास था। और जो डिस्कॉम्स हैं उन्होंने भी फार्मूला बताया था जो कि लेस देन 10% था, और CERC ने 10.41% बताया था, जिसको CERC ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि CERC ने इसमें और भी एक कंडीशन बताई है। इट हाउएवर रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ सोलर पावर डेवलपर्स दैट interest on custom bonds should be covered under the change in law and paid in lump sum. The commission directed solar power developers to pay all the statutory taxes, duties, levies and cess on the monthly annuity payments as per the terms of the PPA. Next है Riva Ultra Mega Solar Limited has invited bids from the consultant to assess the environmental and social impact of a 600 megawatt floating solar projects on the Kewari branch reservoir at the Omkareshwar Dam in Madhya Pradesh. The objective of the assignment is to identify any critical environment and social concern and address them as an integral part of the project design. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ये जिस प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है, सोलर पार्क की स्कीम। उस सोलर पार्क की स्कीम के अंतर्गत अगर हम MP में बात करते हैं, टोटल 6000 मेगावाट के सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। उसमें से एक पार्क 600 मेगावाट जो है बेसिकली ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ओमकारेश्वर डैम में आना था। इसके लिए एक DPR प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अप टू 25 लाख पर DPR। तो उसमें कंडीशन होती है DPR का कि ये इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी कराना होता है। इसके लिए रम्स ने ये टेंडर निकाला हुआ है 600 मेगावाट का। नेक्स्ट है एप्टेल हैज़ डायरेक्टेड द पोसोको टू सबमिट ए रिपोर्ट विद इन 4 वीक्स एंड इंडिकेट वेदर देयर वाज एन इंटेंशनल curtailment ऑफ पावर बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर between July and September 2022 from the wind power projects. It has asked APSLDC and AP Transco to produce relevant background instructions, grid frequency data and power purchase summary from the 14 July 2020 to September 15, 2020 within 2 weeks. और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड बता दूँ तो बेसिकली अभी एज ऑन डेट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे पहले वहाँ पर नायडू गवर्नमेंट थी, उसके बाद ये जगन रेड्डी की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट आते ही इसने जो पावर सेक्टर के जो पुराने PPA थे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको उन्होंने रिव्यू किया। और गवर्नमेंट का ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनका ये कंसिडरेशन है कि जो PPA है बेसिकली ये हायर टैरिफ पर साइन किए गए हैं, और उसने PPA के जो टैरिफ थे रिड्यूस कर दिया यूनिलेटरली। इसके अगेंस्ट में
जितने डेवलपर्स हैं हाई कोर्ट में भी चले गए हैं और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट भी दिया है। हालांकि जो अभी टैरिफ जो उसने रिवाइज कर दिया, तो टैरिफ उसने 2.44 पर यूनिट पर रिवाइज कर दिया, जो कि उस समय का सबसे लोवेस्ट टैरिफ था राजस्थान में जो आया था। तो इस टैरिफ पर तो जो डिस्कॉम है वो पेमेंट तो कर ही रहा है, जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी डेवलपर्स हाई कोर्ट में गए हुए हैं। इसके साथ साथ डेवलपर्स का ये भी था कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, वो हमें कर्टेलमेंट भी कर रही है, और कर्टेलमेंट टेक्निकल रीजन से नहीं है, कॉमर्शियल रीजन से कर्टेलमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए टाटा पावर ने ये पिटीशन फाइल की थी और उसके अगेंस्ट में फिर एप्टेल में गया था। उसी बेसिस पे एप्टेल ने बोला है कि ठीक है, आप इसके लिए प्रॉपर पोसोको को बोला है कि आप इसका रिपोर्ट बनाइए, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है SLDC और AP ट्रांसको, उसको बोला है कि आप इसमें डेटा प्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कमीशनड 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एट लोहराकी, राजस्थान। नेक्स्ट है एक्मे सोलर होल्डिंग inked a land agreement to set up a green ammonia and green hydrogen facility at the special economic zone in Oman with the investment of $3.5 billion. The agreement was signed with the public authority for special economic zones and free zones. The plant will be an integrated facility using 3 gigawatt of solar and 0.5 gigawatt of wind energy to produce 2,400 tons per day of green ammonia with an estimated annual production of 0.9 million tons. The facility would be operational by 2022 and will export green ammonia to Europe and Asia. और बेसिकली यहाँ पर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात ही रही है, तो ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके अगर हम लोग अमोनिया और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके लिए एक्मे ने ओमान के गवर्नमेंट के साथ वहाँ पर टाई अप किया है प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए जो एक्मे है ये इतने देखिए 3 गीगावाट का सोलर, 0.5 गीगावाट का विंड प्रोजेक्ट लगाएगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू close to 1.5 degree or even 2 degree will be the impossible unless there are immediate, rapid and large scale reductions in the greenhouse gas emission. The Intergovernmental Panel on Climate Change has warned, IPCC ने वार्न किया है कि ये बेसिकली 1.5 डिग्री का जो टारगेट है या 2 डिग्री का जो टारगेट है कि हम 2030 तक इसको रिड्यूस कर देंगे 2005 के लेवल से, वो टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे और ये इम्पॉसिबल लग रहा है। हम कितना भी अभी जो भी हम इन्वायरमेंट के नाम पर जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमें इसको एग्रेसिवली करना पड़ेगा, उसने ये वार्न किया है। और मैं अगर आप इंडिया के टारगेट की बात करूं, जिसमें COP21 में इंडिया ने कमिट किया है ये कि मैं 2030 लेवल तक 1.5 डिग्री को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली इंडिया ने 2 मेजर इनिशिएटिव लिया है। एक तो ये है कि 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगाएगा और 175 गीगावाट का जो है 2022 का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का। और सेकंड जो है, जो भी नॉन फोसिल फ्यूल्स से जो हमारी जो पावर प्लांट है वो टोटल का 40% हम लोग नॉन फोसिल फ्यूल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो आता है। नेक्स्ट है द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KEB हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ सिंगल पॉइंट ऑफ contact at the corporate office level to ease the procedure for consumer interested in setting up a grid connected rooftop solar system. तो बेसिकली जस्ट एक सिंगल विंडो सिस्टम के लिए इसने किया है कि किसी को जो कंज्यूमर है अगर वो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना चाहता है तो ये सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग करके इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है THDC इंडिया हैज़ रेज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ 1200 करोड़ फ्रॉम द डेब्ट मार्केट थ्रू ई-बिडिंग. The bond proceeds would be utilized to meet the debt requirement of ongoing and under construction projects partly. THDC has an operational portfolio of 1587 megawatt consisting of hydro, wind and solar power and another 2764 megawatt under construction. और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि THDC जो है बेसिकली ये सोलर और विंड बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफ़ी एग्रेसिवली आ रहा है और ये इसने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक स्कीम है सोलर पार्क स्कीम, उस स्कीम के अंतर्गत ये यूपी में 1200 मेगावाट का सोलर पावर पार्क भी सेटअप कर रहा है ये, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट जो है या तो बिडिंग के थ्रू भी आ सकता है या THDC भी लगा सकता है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उसका भी जस्ट एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसे प्रोजेक्ट आएंगे, बट ये कि सोलर पार्क और भी जगह बिडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो THDC और सतलुज जल SJVN ये सब जो कंपनियां हैं इसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं सोलर और विंड में प्रोजेक्ट्स में आने के लिए।
नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड has invited bids to impanel agencies to install 50 megawatt of grid connected rooftop solar projects on residential building in West Bengal. The successful bidder will also have to take care of the maintenance activity for the project of 1 year. The last date to submit the bids online is 27 September 2021 and bids will be opened on 29 September. The pre-bid meeting will take place on 8 September. Next है Renew Power has been listed on the Nasdaq after completing a business combination with RMG Acquisition Corporation to a special purpose acquisition company SPAC. In February 2021, Renew Power announced a merger with the SPAC, offering the combined company a market value of around $8 billion. और अगर हम Renew Power की अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो Renew Power has a 2.3 gigawatt of operational solar capacity and 2.8 gigawatt of solar capacity is under pipeline as of 30th June 2021. Next, the Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSESL) has invited bids for 4.5 megawatt of grid connected solar projects. और बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट है. 2.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स विल बी डेवलपिंग एट ए गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन एंड 2 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स एट सीकर थर्मल पावर स्टेशन इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट. और इसके लिए जो लास्ट डेट है बिड सबमिशन की दैट इज द 30 सितंबर 2021 एंड प्री बिडिंग मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन September 2. Next, the Ministry of Power, Government of India has set up a regulatory compliance monitoring division to monitor regulatory parameters. It is also working on guidelines for resource adequacy and power procurement in line with the load fluctuation requirement, contract terms, energy mix and renewable obligation. The Forum of Regulator (FOR) would prepare norms on various regulatory parameters and issue to the adopted by the State Commission. और ठीक है, इसके लिए इसने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया है, लेकिन अभी भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं. FOR जो होता है, अगर सारे स्टेट्स को जो कोई रेगुलेशन अगर अडॉप्ट करना पड़ता है तो FOR एक मॉडल रेगुलेशन बनाता है जिसको कि स्टेट रेगुलेटर अडॉप्ट करते हैं. दिस वुड हेल्प द स्टेट रेगुलेटर टू अडॉप्ट द बेस्ट रेगुलेटरी प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स फास्टर. नेक्स्ट है जरेडा, Jharkhand Renewable Energy Development Agency has invited bids for the design, manufacture, testing, installation and commissioning of a 6 megawatt grid connected rooftop solar projects on government building in the state. The successful bidder will also have to maintain the projects for 5 years. इसके लिए जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट उसने जो लिया है वो डेट इज़ द 40 करोड़ और कंप्लीशन टाइम इज़ द 4 months. The last date to submit the bids online is the 20th September 2021 and bids will be opened on 22nd September. Central Electronics Limited (CEL) has invited expression of interest to impanel EPC contractor to develop 200 megawatt of solar projects anywhere in the India. CEL intends to execute ground-mounted solar power generating station ranging from 2 megawatt to 10 megawatt with a cumulative capacity of 200 megawatt across India. और इसके लिए जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है डेट इज द 10 सितंबर 2021 और बिड्स जो है सेम डे ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड द नेट मीटरिंग फैसिलिटी फॉर 2.4 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स एट द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रीमाइसेस इन लखनऊ. और अभी आज की डेट में अगर हम प्रेजेंट बात करते हैं, जो प्रेजेंट रेगुलेशन है यूपी में दैट इज द नेट मीटरिंग रेगुलेशन इन उत्तर प्रदेश. द प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ ए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट कैन नॉट एक्सीड 1 मेगावाट. तो जो प्रेजेंट रेगुलेशन दैट कैन अलाउ अप टू द 1 मेगावाट अंडर नेट मीटरिंग रेगुलेशन, लेकिन इसमें 2.5 मेगावाट जो है ये स्पेशल पावर को एग्जीक्यूट करते हुए जो रेगुलेटर ने अप्रूव किया है. और मैं आपको यहाँ पे ये भी अपडेट कर दूँ कि 3-4 और भी ऐसे केसेस हैं जिसमें कि रेगुलेटर ने अपने स्पेशल पावर का यूज़ करके नेट मीटरिंग प्रोड्यूस किया है. एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स लगा है, वो भी अंडर नेट मीटरिंग रेगुलेशन 5 मेगावाट का है. और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर वहाँ भी जो है 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स लगा है अंडर नेट मीटरिंग रेगुलेशन दैट इज़ द बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट. तो इसमें स्पेशल अपने स्पेशल पावर को यूज करते हुए रेगुलेटर ने इसको अप्रूव किया है. नेक्स्ट है MNRE हैज एक्सटेंडेड द टाइम गिवन टू कंप्लीट द ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर द कंपोनेंट ए ऑफ द PM कुसुम प्रोग्राम अंटिल 31 March 2022. द टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन इंक्लूड्स द एक्सटेंशन ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर द COVID-19 रिलेटेड डिलेज. In a notification, the MNRE said that as per the PM Kusum Component A guidelines, the timeline for completing grid-connected solar power projects is 12 months from the date of issuing the letter of award to the farmer or developer. मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ. बेसिकली PM कुसुम में 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C.
कंपोनेंट ए जो है बेसिकली अभी तो पायलट मोड में 1000 मेगावाट किया जा रहा है, बट इसकी जो टोटल कैपेसिटी है कंपोनेंट में दैट इज़ द 10,000 मेगावाट। और इसमें जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है वो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक प्रोजेक्ट कैपेसिटी हो सकती है डिसेंट्रलाइज लोकेशन पे। और इसमें जो कंप्लीशन टाइम है बेसिकली एज पर स्कीम दैट इज़ द LOI प्लेस करने के बाद 12 महीने का है। लेकिन अभी जो बहुत सारे जो है कोविड-19 और सारे कंसीडर जो है डिले हुए, उसको कंसीडर करते हुए मिनिस्ट्री ने जो 12 मंथ्स वाले पीरियड है इसको रिलैक्स करते हुए बोला कि 31 मार्च 2022 तक कंपोनेंट में जो भी प्रोजेक्ट एलोकेट किए हैं वहाँ तब तक के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। होप दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।